अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर जमा करने की कोशिश किए हैं, और आपको विस्तार रूप से हम बतलाएंगे कि सब्जेक्टिव नंबर कहाँ से आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है, 2 नंबर का हो या 5 नंबर वाला हो। तो वो चैप्टर का नाम है, चैप्टर कौन सा है? 11th चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम क्या है? आर्यभट्ट और त्रिज्ञा। और ये 10th क्लास उर्दू बुक दरख्शां का चैप्टर नंबर आज हम लोग सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास उर्दू दरख्शां चैप्टर नंबर 11। इसमें जो है आर्यभट्ट और त्रिज्ञा के बारे में एक मजमून लिखा गया है, जिसकी तलखीस यहाँ पर पेश की जा रही है कि हिंदुस्तान की कदीम तारीख में गुप्त अहद को यानी दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दौर के हुक्मरान न सिर्फ के इल्म दोस्त इंसाफ पसंद थे, बल्कि वो अहले इल्म और साइंसदों की इक्तिसादी सरपरस्ती भी क्या करते थे। आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदानों का ताल्लुक इसी गुप्त दौर से था। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश सूबे बिहार में हुई। वह अजीम साइंसदा होने के अलावा माहिर इल्म नुजूम, रियाजी और माहिरुल जब्र भी थे। ठीक है, आगे उनके बारे में बतलाया है कि वह यहाँ तक कि आर्यभट्ट मशहूर आलिम रियाजी जो थे पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। मतलब ये कि 1500 साल पहले ही ये आर्यभट्ट ने लोगों को साइंस के मुतालिक बहुत सारी जानकारी दे गए। आज के दौर के जो भी साइंसदान है वो उसी के इक्तसाबात से, उन्हीं के तलखीस से हर जगह साइंस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए तरीके से। आज के साइंसदान उसके तजुर्बा को देख करके हैरत ज़दा है। आर्यभट्ट ने पटना से 20 किलोमीटर दक्षिण मसूरी के पास त्रिगना में अपना एक तहकीकी कामों के लिए तजर्बागाह कायम किया था, और वहीं बैठकर उसने साइंस के मौजू पर आर्य सिद्धांत नाम की एक बुक लिखी, और पहली मर्तबा ये साबित कर दिया कि जमीन अपने महव गोल है और वो अपने महव में घूमती रहती है, यानी सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करती रहती है। कौन? जमीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती, चक्कर लगाती रहती है। और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने ये तफसीली मालूमात फराहम कराए हैं। किसी भी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। ये ग्रहण उस वक्त वाक़े होते हैं जबकि एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सैयारा या सितारे पर अपना पर्दा डाल देता है। हम जमीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, एक है सूरज ग्रहण, दूसरा है चांद ग्रहण। ठीक है, आप यहाँ तक उनके बारे में ये मुख्तसर नोट पढ़ लिए। आगे चलते हैं। ये सब्जेक्टिव में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, 2 नंबर ये सवाल आपको यहाँ से आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में आपको ये दे सकता है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो आपको लिखना है बिहार में, झारखंड में नहीं हुई, उड़ीसा में नहीं हुई, आसाम में नहीं हुई। ये बिहार वालों के लिए खुश नसीबी है भाई, याद रखिएगा। चलिए, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ अपना ये, देखिए गया भी बिहार ही में है, और पटना बिहार की राजधानी है, और ये खगोल भी बिहार ही से है, लेकिन त्रिगना में वो अपना कायम मकाम, अपनी तजर्बागाह बनाए थे। तो आपको लिखना है त्रिगना। ये गया रॉन्ग हो जाएगा, पटना रॉन्ग हो जाएगा, खगोल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सवाल में है 3 नंबर में कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है,
तारीख दौर नहीं होगा, तरक्की पसंद दौर नहीं होगा, जमहूरी दौर नहीं होगा, सुनहरा दौर ये देखिए चैप्टर के फर्स्ट लाइन में है कि गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? देखिए गुप्त दौर से था, मुगल राज से नहीं था, मौर्य से नहीं था, ब्रिटिश से नहीं था। सवाल नंबर 5 में है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? साइंसदां की रहनुमाई की थी। हाँ, ये पाइथागोरस के बारे में आया है, ठीक है। ये इल्म रियाजी के बड़े माहिर जानकार थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आर्यभट्ट से रहनुमाई हासिल की। चलिए मुख्तसर सवाल आपको बता दें, मुख्तसर सवालात में जवाबात, ये जो 5 नंबर का सवाल होता है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। देखिए अब यहाँ आपको बतलाना है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे लगता है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कायनात में पेश आने वाले एक जोग्राफियाई वाकया है। इसकी सूरत यूं होती है कि किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा या साया पड़ जाने को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। हम जमीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता रहता है, एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण। जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है, सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण होता है, और जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो चांद ग्रहण वाक़ होता है। आपको याद रखना है, दोनों की तारीफ याद रखनी है, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल आता है। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या कहा है, आर्यभट्ट की जाय पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालिए। आर्यभट्ट के बारे में कि जाय पैदाइश, पहले तो आपको लिखना है आर्यभट्ट की जाय पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल, लेकिन कराइन से करीना से ये पता चलता है कि पटना के मगरिब में खगोल में उसकी जाय पैदाइश है, यानी वहीं पैदाइश उनकी हुई थी। खगोल के माना इल्म नुजूम होता है और आर्या का ताल्लुक इल्म नुजूम से था। एक जो है करेक्ट करने का एक तरीका ट्रिक बतलाया यहाँ पे कि खगोल के माने इल्म नुजूम का होता है और आर्यभट्ट का जो है ताल्लुक इल्म नुजूम से था। इसलिए कराइन और कयास यही है कि खगोल ही से आर्यभट्ट की जाय पैदाइश है, और उसकी पैदाइश तारीख जो बतलाई यहाँ पे उन 476 में उनकी पैदाइश हुई थी और 564 ईस्वी में उनकी वफात हो गई थी। 88 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई थी। टोटल उनकी आर्यभट्ट की 88 साल हुई थी, ठीक है। और तारीखी लिहाज से आर्यभट्ट गुप्त दौर में था और वो गुप्त दौरों का मुआसिर था। त्रिगना के, अब तीसरा सवाल है यहाँ पे सब्जेक्टिव का कि त्रिगना के महल वक़ू पर 5 जुमले लिखिए। त्रिगना के बारे में आपको उनकी खुसूसियत के बारे में 5 जुमला लिखना है। सबसे पहले ये कि त्रिगना पटना से दक्षिण 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में वाक़ है, और इसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम त्रिगना रखा गया। मसूरी स्टेशन से महल्ला रहमतगंज तक बशमूल सब डिवीज़न के तमाम सरकारी दफातर त्रिगना के ही हल्के में आते हैं, यानी त्रिगना का इलाका पश्चिम में, उसका रकबा बतला रहा है, पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। त्रिगना के महल वक़ू को देखकर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फिजा साफ रहती है। यहाँ से तारों और सैयारों और मुकम्मल निज़ाम शमसी की तहकीक करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने अपनी जोग्राफियाई तहकीक के लिए इसी मकाम का इंतखाब किया, इसी मकाम को मुंतखब किया और वहाँ अपने तहकीक के लिए एक तजर्बागाह बनाया। ठीक है, यहाँ तक आप सब्जेक्टिव से कंफर्म हो गए। आगे चलते हैं। सूरज ग्रहण चौथे नंबर में पूछ रहा है, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? देखिए पहली बात तो ये कि सूरज को अगर नंगी आंखों से देखेंगे तो हमारी रोशनी छिन जाएगी और हमारे आंखों में बीमारी पैदा हो सकती है। सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जाए तो साइंसदानों का कहना है कि ऐन मुमकिन है कि नंगी आंख से सूरज ग्रहण को देखने वाले की बीनाई जाती रही है। हाँ, किसी बर्तन में पानी रखकर उस पानी में सूरज ग्रहण के अक्स को, यानी उसका जो अक्स बनेगा, उसको अगर देखा जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। या फिर सूरज ग्रहण के लिए एक खास किस्म का शीशा आता है, और उस शीशा में सूरज ग्रहण को देखने से आंख को कोई नुकसान नहीं होता है। सवाल नंबर 5 में है कि 2009 के सूरज ग्रहण
کی اہمیت بیان کرنے کو کہہ رہا ہے۔ 2009 کے سورج گرہن کی اپنی ایک جغرافیائی اہمیت ہے، جو جغرافیائی اہمیت ہے، یعنی یہ سورج گرہن 21ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا سورج گرہن ہے۔ اس طرح کا سورج گرہن پھر 100 سال کے بعد ہی دیکھا جا سکے گا۔ امریکہ کے تحقیقی سائنسی ادارہ یعنی ناسا کے ایک سائنسداں جے اینڈرسن، جو 20 سالوں سے 2009 میں پیش آنے والے سورج گرہن کے متعلق تحقیق کر رہے تھے، انہوں نے 200 صفحات پر 200 پیجز پر مشتمل ایک تحقیقی رپورٹ پیش کیا۔ اس رپورٹ میں انہوں نے ظاہر کیا کہ سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے سب سے مناسب ترین جگہ صوبہ بہار میں واقع ترگنا ہے۔ پھر کیا تھا؟ ترگنا کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہوگی۔ میڈیا والے جولائی کے مہینہ میں پورا رپورٹ چھاپ دیا کہ بھائی ترگنا ہے ایک جگہ جو بہار میں واقع ہے، وہاں سے وہ موسم صاف شفاف رہتا ہے، وہاں سے اس کے بارے میں جانکاری آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے، بآسانی ہم وہاں سے سورج گرہن کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے، طویل سوالات ما جوابات، اب وہاں بالکل مختصر طور پہ تھا، وہ 2 نمبریہ سوال آ سکتا ہے، یہ ہے 5 نمبر کا سبجیکٹیو، ٹھیک ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے اسباب پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے جواب ہے، ہمارے نظام شمسی کا سب سے تازہ سورج، سب سے بڑا تارا سورج ہے، یعنی ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا تارا سورج ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سائنسداں آریہ بھٹ نے یہ تحقیق پیش کیا ہے کہ ہماری زمین سورج کا طواف کرتی ہے اور سورج اپنے آپ میں ثابت ہے، یعنی سورج اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے، وہ ہلتا ڈلتا نہیں ہے۔ سورج گرہن کسی سیارہ یا ستارہ پر یا جزوی یا مکمل طور پر پردہ ڈال دینے کو گرہن کہتے ہیں۔ ہم زمینوں کے باشندوں کو 2 طرح کے گرہن سے واسطہ پڑتا ہے، سورج گرہن یعنی سورج گرہن پہلا ہے، اور دوسرا ہے چاند گرہن۔ یہ گرہن اس وقت واقع ہوتے ہیں جب ایک سیارہ یا ستارہ کسی دوسرے سیارے یا ستارے پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ چونکہ چاند اپنی ذیلی سیارہ ہے، ایک ذیلی سیارہ ہے اور زمین کا طواف کرتا ہے، اور زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کا طواف کرتی رہتی ہے، اور سورج ایک تارا ہے، اس لیے چاند اور زمین کے اس طواف کے دوران چاند کا زمین اور سورج کے درمیان آ جانا لازمی امر ہے۔ ایسی صورت میں چاند کا جزوی یا مکمل سایہ سورج پر پڑتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر آنے میں مزاحمت پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں سورج گرہن ہوتا ہے۔ جزوی سورج گرہن یا مکمل سورج گرہن اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ چاند اپنا سایہ سورج پر کس طرح اور کس زاویے سے ڈالتا ہے، یعنی جزوی سایہ ڈالنے پر یا جزوی سورج گرہن ہوتا ہے، اور کلی سایہ ڈالنے پر مکمل سورج گرہن ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ سورج گرہن 100 سال کی طویل مدت کے بعد ہی واقع ہوتا ہے۔ سورج گرہن جغرافیائی واقعہ ہے جو تاریخ کے ابتدائی دور سے ہی ہوتا آ رہا ہے، اور انسان اپنی ننگی آنکھوں سے اسے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن آج بھی سورج گرہن کا واقعہ لوگوں کے لیے تجسس کا موضوع بنا ہوا ہے۔ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسرا ہے، یہ بھی تھوڑا لانگ کر کے ہے، 5 نمبر کا سوال ایسا آتا ہے، آریہ بھٹ کے سائنسی کارناموں کی تفصیلی جائزہ پیش کرنے کو کہہ رہا ہے۔ جواب ہے، ہندوستان کی قدیم تاریخ میں گفت دور کو ہندوستان کی تاریخ کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے حکمراں نہ صرف یہ کہ علم و دوست اور انصاف پسند تھے، بلکہ عالموں اور سائنسدانوں کی مالی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے۔ آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسدانوں کا تعلق اسی دور سے تھا، اور صوبہ بہار کو اس عظیم سائنسداں کی جائے پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آریہ بھٹ ایک عظیم سائنسداں ہونے کے علاوہ ماہر علم نجوم بھی ہے، ماہر علم نجوم اور علم ریاضی اور علم الجبر بھی تھا۔ مشہور عالم ریاضی پائتھاگورس کی رہنمائی آریہ بھٹ کی نے کی تھی۔ دیکھیے سب سے بڑی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہے، آج علم ریاضی میں عالمی سطح پر
اشاریہ کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ سائنس کے تمام شعبوں میں نظام اشاریہ کی اہمیت مسلم ہے۔ سائنسی تحقیق کا یہ عظیم کارنامہ آریہ بھٹ جیسے سائنسداں نے انجام دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ 2 نمبریہ اور 5 نمبریہ سوال تھا، آپ ان کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔